दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। एक बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर सामने तो आ गई है सारी कहानी, लेकिन अभी और भी बहुत सारी कहानी है जो कि फंस रही है। बहुत दिन लगे ये बताने में कि मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर फाइनली शपथ भी हो गई। लेकिन ये जो शपथ हुई है फडणवीस की, उसको लेकर के कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी की दिख रही है। क्योंकि शपथ होने के साथ ही फडणवीस ने जो टीवी चैनल्स को लगातार इंटरव्यूज दिए, उसमें कहीं न कहीं अपनी बात, अपनी मंशा जताने की कोशिश की और होम मिनिस्ट्री का पद ऐसा जिसको लेकर के तीनों ही नज़र गड़ाए हुए रखे हैं इस वक़्त। और यहाँ पर देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे जो शुरू दिन से ही, जब से चुनाव के परिणाम आए हैं और उन्हें पता चला है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, तब से उनके एक्सप्रेशंस जो हैं, वो किसी एक बड़े राजनेता से की तरह नहीं दिख रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है जैसे कि छलक-छलक के उनकी तकलीफ सामने आ रही है। सोशल मीडिया उनके वीडियोज़ और उनके शॉर्ट्स से पटा पड़ा है। नरेंद्र मोदी भी कैसे एकनाथ शिंदे को स्टेज पर जब मिले, तो उन्हें नज़रअंदाज करके आगे निकल गए। इस तरह की वीडियोज़ सामने दिखाई दे रही हैं। तमाम तरह की बातें ऐसी हैं जो कि एकनाथ शिंदे दूसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी एक चौथे स्थान पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीर यहाँ दिख रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल है और साथ में अमिताभ ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएँगे और इस बारे में समझेंगे। उससे भी पहले एक इम्पोर्टेंट बात है कि ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर चर्चाएँ उठती हैं और ईवीएम कितना सही है, कितना गलत है, इसको लेकर के भी बात लगातार होती रही है। बड़ी बात ये है कि मैं अमिताभ जी से इस बात को पूछना चाहती हूँ कि सर, क्या ईवीएम आप आज मतलब जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, उसके बाद आपको लगता है कि ईवीएम क्योंकि उतनी ज़ोर-शोर आवाज़ से उठ नहीं रही है ये बात, लेकिन क्या ये दब गई है? देखिए, मुझे ये लगता है कि ईवीएम का संदर्भ जो है, अब धीरे-धीरे जो भी फैक्ट आ रहे हैं सामने और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन दिख रहा है ईवीएम को लेके, तो कहीं न कहीं जिसको कह जो हम लोग के यहाँ कहावत है, हमारे यहाँ सारे देशी मुहावरे लगभग-लगभग सारी स्थितियों को लेके बनाए हुए हैं और वो सारी देशी मुहावरे कहीं न कहीं सही होते हैं और हकीकत को ही दर्शाते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी कि जो आदमी गलत होता है, उसके पहले झुँझलाहट, खिजलाहट, झिलमिलाहट शुरू हो जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने एक नवयुवक पे एफआईआर दर्ज करा दिया, मात्र इस क्लेम पे कि उसने दावा किया कि हम हैक कर सकते हैं, हमने हैक किया ईवीएम। इलेक्शन कमीशन ने तत्काल उस पर एफआईआर करा दिया। सवाल उठता है कि यदि एक व्यक्ति ने यह दावा किया, तो वह दावा अभी तक तो खारिज साइंटिफिकली कोई कर नहीं पाया। ऊपर से आपने उसकी जुबान बंद करने के लिए उस पे एफआईआर करा दिया और इस विधा में कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ने वही मेथोडोलॉजी अपनाई जो श्री नरेंद्र मोदी की सरकार करती है या यूपी में जहां मैं हूं वहां आदित्यनाथ जी की सरकार करती है। यानी कि सीधे मुंह बंद कर दो, मुंह दबा दो। अभी तक इलेक्शन कमीशन वास्तव में लोगों की शंका को निर्मूल सिद्ध नहीं कर पाया है, शंका रहित ढंग से, कि जो ईवीएम है उसमें खोट संभव है। उधर जो मस्क हैं वह लगातार जिस तरह के फैक्ट ला रहे हैं, हिंदुस्तान में भी कुछ साइंटिस्ट हैं वो ला रहे हैं, कई अधिवक्ता साथी ला रहे हैं। तो ईवीएम चुनाव जो निश्चित रूप से विवादों के घेरे में है, शंका के घेरे में है और ईवीएम के परिणाम जिस प्रकार के आ रहे हैं, महाराष्ट्र में जैसे तमाम लोग कह रहे हैं, स्वरा भास्कर कह रही हैं, कई और लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमें घर का वोट तक नहीं मिला जो असंभव है। तो यह बातें निश्चित रूप से ईवीएम को शंका के घेरे में लाती हैं, गंभीर शंका के घेरे में लाती हैं। चुनाव आयोग, भारत सरकार, श्री मोदी जी की सरकार इस समय इतनी ताकतवर है कि उसके खिलाफ कोई संवैधानिक या अर्ध संवैधानिक या विधिक संगठन नहीं जा पा रहा है। कई बार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी जिन मुद्दों पर उसे कड़ाई से प्रस्तुत होना चाहिए वहां फेलियर तो निश्चित रूप से दिख जाता है, जिसकी हम सभी चर्चा करते हैं। ईवीएम का संदर्भ भी एक ऐसा संदर्भ है जो मुझे लगता है कि लगातार आम
नागरिक को, आम व्यक्ति को हॉन्ट कर रहा है और लग रहा है कि इसको लेके अभी तक पूर्ण न्याय नहीं हुआ है, इससे गड़बड़ी की भारी आशंका है। यानी कि ईवीएम की परेशानी जो है अभी बनी हुई है। महाराष्ट्र के चुनाव के जो परिणाम आए उसने काफी चौंका दिया था। शिवसेना, खासतौर से अगर बात करें उद्धव ठाकरे की, जिस तरह से संजय राउत ने अपने रिएक्शंस दिए थे, बहुत चिंता वाले थे। जिस तरह आंकड़े जो है वो एकदम से उलट दिखाई दिए। कहां पर बढ़त दिखाई दे रही थी, चर्चा हो रही थी चुनाव से पहले कि विपक्ष भारी पड़ेगा, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद कुछ और ही दिखा। ऐसे में ईवीएम की चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है इस बीच में। सुभाष जी, एक बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि जो मैं जिक्र कर रही थी शुरुआत में कि शिवसेना यहाँ पर अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो बहुत ज्यादा मतलब असंतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। आंकड़े उनके फेवर में होने के बाद भी नहीं है। भले ही 57 तक पहुंच गए हो, लेकिन उसके बाद भी अभी उनकी मतलब एक 36 वाला आंकड़ा दिख रहा है लगातार अजित पवार और बीजेपी के साथ में अंदर ही अंदर। वो खुल के चीजें सामने नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि इसी मोड में चलेंगी चीजें, लंबी चलेंगी? महाराष्ट्र वैसे ही पिछले 5 साल से अनस्टेबल गवर्नमेंट को देख रहा है। और इसी एनसीपी जो शरद पवार गुट है या शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है, उनसे अलाइनमेंट करके कुछ राजनीतिक कांड कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन भी नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे, इनको पता है कि उनकी प्राइस क्या है। उनकी प्राइस वो भलीभांति जानते हैं कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मुंबई को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट 65,000 के ऊपर है, करोड़ के ऊपर है। तो ये इतने बड़े वहां पर अगर बहुत प्रबल है और वहां पर अगर बीजेपी को ये उनको भली भांति पता है और इसी कारण वो ज्यादा से ज्यादा जोर देने की सिचुएशन में भी है और वो चाह रहे हैं कि गृह मंत्री पद उनको मिले। क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर गृह मंत्री पद वो क्यों मांग रहे हैं, तो उनको अपनी पार्टी को एकजुट रखने के लिए, और बीजेपी अगर भीतर लगा तो उनको करती है, तो उसके लिए उनको गृह मंत्रालय चाहिए और इसके लिए वो गृह मंत्रालय की मांग करें। हालांकि बीजेपी ने साफ रूप से उनको ना बोला है और उनको 3 मंत्रालयों का पर्याय दिया है। उसमें एक रेवेन्यू मिनिस्ट्री है जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री मानी जाती है, एक इरिगेशन मिनिस्ट्री है। तो ये 3 मिनिस्ट्री के लिए बोला गया। हालांकि नगर निगम विभाग उनके पास कायम रहेगा। तो शिंदे के साथ बार्गेनिंग और ये जो बातचीत है वो जारी है। लेकिन ये ऐसा ही रहेगा क्या, तो आपका ये सवाल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा रहेगा, क्योंकि जैसे ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव खत्म हो जाएंगे और जिला पंचायत के चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये ना तो एकनाथ शिंदे और ना तो अजित पवार, इनका कोई सरोकार रहेगा बीजेपी को। क्योंकि बीजेपी एकनाथ शिंदे की ताकत शहरों में है और अजित पवार की ताकत ये ग्रामीण इलाके में है। तो ये मुद्दा है। दूसरा जो ईवीएम का मुद्दा आपने बोला, उसमें एक मैं जोड़ना चाहता हूँ। मार्कड़वाड़ी नाम का एक गांव है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर वहां के लोगों ने एक मॉक वोटिंग करने का प्रयास किया। वहां पर उस गांव में 80% वोटिंग बीजेपी के कैंडिडेट को हुआ था। तो लोगों ने कहा कि इतना हो ही नहीं सकता। उन्होंने मॉक वोटिंग करने की कोशिश की वहां पे। तो वहां पे 200 गांव वालों के ऊपर केसेस दर्ज किए हैं वहां के स्थानीय प्रशासन ने, और चुनाव आयोग ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उनका कहना था कि हम मॉक कर रहे हैं, हम थोड़ी वो भी नहीं करने दे रही। इसका मतलब है कि ये पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फिर शक के दायरे में है। जी अजय जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वाकई में अभी महाराष्ट्र में अगर हम बात कर रहे हैं कि खास तौर से जो गृह मंत्रालय का पद है उसको लेकर के कि किसके हिस्से में जाएगा, तीनों के बीच में कितनी इसको लेकर सहमति बनेगी, यहाँ भी बात फंसती दिख रही है। देखिए, गृह मंत्रालय तो देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे, ये तो क्लियर है। भले ही एकनाथ शिंदे, अजित पवार इसके लिए जी तोड़ कोशिश कर लें, गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी नहीं देने जा रही है इन दोनों को। अब सवाल उठता है कि इसके एवज में इनको क्या लेना होगा।
एक तो रेवेन्यू है, दूसरा है अर्बन अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, और PWD। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं जिसपे ये दोनों जो हैं, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, शायद मान जाए। पर सवाल उठता है फिर अगेन कि इन दोनों में, मैं बीजेपी को किनारे कर देता हूं, अब इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सीधा खेल है। हम आपको 3 दे रहे हैं, तीनों में से आप डिसाइड कीजिए आप कौन लेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो खेल होगा वो देखने लायक होगा, और भारतीय जनता पार्टी भी इस खेल को खेलना चाहती है इस बार, शायद। विनीता जी। सर, यहाँ एक बड़ा सवाल ये बनता है कि यहाँ पर अगर हम ये सोचें कि इस वक्त महाराष्ट्र में कितनी स्टेबिलिटी दिखाई देगी आगे गवर्नमेंट में, तो आपको लगता है कि चीजें उतनी कंफर्ट जोन में जाने वाली हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे का ये रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लुक दे रहे हैं लगातार। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं बहुत तेजी से एकनाथ शिंदे। नहीं, पर आप ये देवेंद्र फडणवीस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके कुछ लाइंस को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि हम इस बार, क्या जरूरी था और क्या कारण है कि देवेंद्र फडणवीस को यह कहना पड़ा, इस बार हम एक स्टेबल सरकार देंगे महाराष्ट्र में। 2014 से 2019 के बीच में जितनी चीजें हुई थी शायद वो रिपीट ना हो। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी देवेंद्र फडणवीस जी को? यानी कि उनको भी समझ में आ रहा है कि आने वाला 3 महीना जो है ना, वो इतना वेव्स और इतने लहरें लेकर आएगा। उन्होंने, आप ही ने कल कहा था कि मैं समुंदर हूं, याद करो मैं लौट आया, मेरे अगल बगल रहने वाले जरा होश में रहो क्योंकि मैं समंदर हूं। यही शायद उन्होंने कहा था, कहना भी चाह रहे थे। तो इनडायरेक्टली उन्होंने वही कहा ना कि मेरे साथ रहने वाले ये सोच लो कि मैं समंदर हूं, समंदर लौट आया। पर शायद वो कहते कहते ये भूल गए कि लहरों की बात भी समंदर में ही होती है। और एकनाथ शिंदे अगर बड़े लहर हैं तो अजीत भी कोई छोटे लहर नहीं है। अभी तो लहरों का सिलसिला शुरू होगा, बीएमसी होगा, और बीएमसी में इनको इतनी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा ना, क्योंकि सीट आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में अगर आप बात करें तो शिवसेना से ज्यादा उस आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे जिसपे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे खड़े होने की कोशिश करती है। जैसे कल राजीव जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज के मोड में रहते हैं। शिवसेना कभी भी कॉम्प्रोमाइज के मोड में नहीं रहता है। मजबूरी थी उद्धव की हो सकती है मजबूरी, ठाकरे के नाम पे रहते हुए भी, क्योंकि महा अघाड़ी के साथ थे तो मुस्लिम वोट्स को अपीज करना उनकी मजबूरी हो सकती थी। दैट इज अ पॉलिटिकल कंपल्शन, एंड वही रीजन है कि उद्धव ठाकरे आज की तारीख में असली ठाकरे चेहरे के रूप में उभर नहीं पाए हैं। शिंदे ने यही खेल किया था और भारतीय जनता पार्टी 80 से लेकर 2019 तक शिवसेना के साथ ही रही थी। तभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए कहा जा सकता है कि उनको वो ग्राउंड मिला महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। जी विनीता जी। अमिताभ जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये बन रहा है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है ये तमाम तरह की उठापटक, मतलब खासतौर से दिल्ली वाली सिचुएशन के साथ में देखी जाए तो ऐसा ही कुछ लखनऊ और दिल्ली के बीच में भी चल रहा है कि अखिलेश यादव बार बार ये बात कहते हैं कि यहाँ पर कहानी ये है कि लखनऊ से दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है, जैसे गुजरात से दिल्ली जाने की तैयारी हुई थी। ऐसे ही फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन वहीं पर अमित शाह की भी एक चर्चा ये कि दोनों के बीच में इसलिए भी खास नहीं बन रही है क्योंकि अमित शाह को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर इनसिक्योरिटी है, ऐसे ही कुछ अब देवेंद्र फडणवीस को लेकर के भी हो गई है। देखिए, मैं जितना समझ पाता हूँ राजनीति, निश्चित रूप से यह लगता है जो सोशल मीडिया राजनीति का मेरी समझ में एक काम लायक इंडिकेटर है, क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके जो मन सुलिखता है, भले कुछ हद तक गवर्न्ड और मोटिवेटेड हो, तो उससे भी यह लगता है कि अब प्रधानमंत्री पद के दायित्व को लेके दावेदारी को लेके अब तक जो अमित शाह थे और योगी आदित्यनाथ थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की निगाहों में अब एक नए चेहरे के रूप में देवेंद्र फडणवीस भी अब ये सत्ता धारण करने के बाद आते दिख रहे हैं, क्योंकि तमाम चीजें उनके फेवर में भी हैं।
उनके फेवर में जैसे युवा हैं, और जो जिस चीज पर चर्चा कर दी थी, जो कांग्रेस के जो ये है जेएनयू वाले जो नेता हैं, युवा नेता, उन्होंने जो कह दिया था उनकी पत्नी को लेके, तो वह भी एक तरह से समझिए कहीं ना कहीं वो यूथ में भी वो लोकप्रिय हैं, और जो ट्रेडिशनल वोट्स हैं उनको भी लेके लोकप्रिय हैं। निश्चित रूप से इन बातों को लेके अमित शाह जी को अगर खतरे की घंटी दिखती हो या लगता हो कि हमारा एक और दावेदार आ गया है, पोटेंशियल दावेदार आ गया है, और इन स्थितियों में संबंधों में खटास या भय या आशंका की स्थिति हो रही हो, जैसा आदित्यनाथ जी में और उनमें स्पष्ट रूप से दिखता है। योगी आदित्यनाथ में, अमित शाह में, यह इनकी बॉडी लैंग्वेज जब इतने सार्वजनिक हो चुके हैं कि अब ये किसी के लिए अनजाना नहीं रह गया कि दोनों में नहीं बनती है। क्योंकि सबके बाद भी आपने एक बहुत कायदे की बहुत अच्छी बात कही कि शिंदे को छिपा दे, चेहरा हमारा जो होता है, जो कहा जाता है कि चेहरा को छिपा नहीं पाता। बहुत बड़े बड़े उस्ताद भी जो होते हैं, उनके भी चेहरे पे जो मन के भाव हैं, हंसने रोने सुख दुख के भाव आ जाते हैं। तो शिंदे बेचारे कितना भी प्रैक्टिस किए हो जिंदगी में, लेकिन उनके चेहरे का जो लटकन है, सिसकन है, वह दिख ही जाता है। वो दिख जाता है कि वो उदास हैं बेचारे, और उसी उदासी की वह उदासी बढ़ के बीमारी बन गई थी, फिर वापस लौटे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वह बदले की भावना में घूम रहे होंगे, कभी ना कभी वो ब्रूटस बनने के चक्कर में लगे होंगे। ये सब जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं। उसी प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी का बॉडी लैंग्वेज, उनका जो सडन उछाल हुआ है इस चुनाव के बाद, उससे यदि अमित शाह जी को खतरा महसूस हो रहा हो, तो इसमें किसी भी प्रकार के आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।